नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है माफ़िया माफ़िया माफ़िया। एक माफ़िया ये कैसे तैयार होता है, इसकी बचपन से लेकर के अंत तक की पूरी कहानी। और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे इसको तैयार करा जाता है बाकायदा माफ़िया को, और कैसे ये बनता है। और लास्ट में जा कर के मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपके लिए कि कैसे हम अपने समाज में माफिया बनने से लोगों को रोक सकते हैं और कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इस वीडियो में चलेगी और बाद में मैं समाधान देने का भी प्रयास करूँगा। शुरू में एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर अपने विचार बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू में बात करना चाहूँगा कि माफिया कैसे और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि अगर चोर या डकैत या वगैरह होते हैं इस तरीके के, तो वो पुलिस तंत्र को चुनौती नहीं देते। लेकिन माफिया सभी की नज़रों के सामने घूमता है, एक खुला अपराधी होता है और उसका तंत्र कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और वो तंत्र के साथ मिलकर के अपराध किया करता है और उसकी ऊपर तक पहुँच होती है। माफिया वर्ल्ड एक इटालियन लैंग्वेज का हमारे इंग्लिश में वर्ड जोड़ा गया है, जो आज सभी भाषाओं में लोकप्रिय हो चुका है। ये एक एक्चुअली इटालियन स्लैंग है। और सिसिली एक क्षेत्र है जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जिसके बाद ये वर्ल्ड वहाँ से बना। और वैसे तो इटली ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द इंग्लिश डिक्शनरी को दिए हैं, जैसे कि एस्प्रेसो, मेज़ेनाइन, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक शब्द है जो कि ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो माफिया एक इटालियन वर्ड है। और इसके बाद आगे चलते हैं, तो अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी क्रिमिनल्स में वर्ल्ड के कॉमन पाई जाती हैं, खासतौर से माफियाओं में, और वो कैसे तैयार होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब घरों में पैदा होते हैं इस तरीके के लोग, और इनका परिवार अशिक्षित होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो इस माफिया को तैयार करने में ज़िम्मेदार अगर कोई होता है तो वो सबसे पहले होता है उस माफिया का अपना पिता, उसका बाप। दोस्तों, बचपन में जो माफिया का जो बच्चा पैदा होता है तो वो बोझ सा होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होकर के होश संभालता है तो अपने बाप को काफ़ी अधिक गुस्सैल, शराबी, नशाखोर और अपनी माँ पर हिंसा करने वाला देखता है। तो जो उसकी घर में जो उसकी छवि बनती है मानवता की पहली, वो यही बनती है कि अपराध, किसी को थप्पड़ मारना, किसी की पिटाई करना, ये बहुत उसके लिए अजीब सा लगता है शुरू में, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है कि अपने बाप, जो बाप है उस लड़के का, बच्चे का कहना चाहिए, अभी तो बच्चा है वो उसकी माँ की पिटाई कर रहा है और उस पर अपना गुस्सा उतार रहा है। कई बार वो अपने बाप को बड़ी खराब, माँ को ख़राब दशा में देखता है कि जब वो बाप से पिटती है और रोती है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़के का अपनी माँ से जो होता है वो सबसे आत्मीय कनेक्शन होता है। कई बार हमने सुना है, लेकिन बाप जो होता है उससे लड़के का उतना आत्मीय कनेक्शन नहीं होता, लेकिन माँ को लड़का बहुत ज़्यादा मानता है, क्योंकि जो माँ होती है एक्चुअली वो उसी के खून, उसी की मज़ा और उसी के पेट से बच्चा पैदा होता है। तो लड़का माँ के लिए तो अपने पिताजी को एक बार को अपने वो ठुकरा सकता है, लेकिन माँ को ठुकराना एक लड़के के कलेजे पर सबसे बड़ा धक्का होता है, और माँ को लड़का कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए एक वजह ये भी है कि माँ से ही पैदा भी हुआ है। तो जब अपनी माँ को पिटता हुआ देखता है और वो भी अपने पिताजी के थ्रू, तो उसके मन में क्रोध और एक हिंसा अपने बाप के प्रति भर जाती है, और वो क्रोध और हिंसा उसके ऊपर इम्प्रिंट बचपन से ही हो जाती है। फिर आगे चलते हैं, कई बार उसका बाप अय्याश भी निकलता है, जिससे भी उसको काफ़ी ख़राब लगता है। और यहाँ मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि वो जो बाप होता है, जो गुस्सैल, वो जब लड़का अपनी माँ को पिटने से रोकता है या कई बार कोई बात करता है, तो वो बाप अपना गुस्सा लड़के पे भी उतारता है और उस लड़के की कई बार पिटाई करता है। लड़का जो अपना पहला हिंसा का पाठ पढ़ता है वो बाप से पढ़ता है, और कई वो पहली बार जो पिटता है तब भी अपने बाप से पिटता है और कई बार पिटता है। इससे हमने ये भी देखा है कि ऐसा बच्चा ढीठ हो जाता है और उसे मार पिटाई का कोई डर फिर ख़त्म हो जाता है बचपन से ही, कि लाओ पीटो मुझे, जो करना है तुम करो, थप्पड़ मारना हो, घूसा मारना हो, मेरा खून निकालना हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई असर नहीं पड़ता पिटाई विटाई का, वो इन चीज़ों से भयमुक्त बचपन से ही हो जाता है। परवरिश के थ्रू उसको ये चीज़ अपने आप मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं, कई बार वो कुछ सेक्सुअली गलत एक्ट भी देख लेता है, क्योंकि जिन बस्तियों, स्क्वेलर्स वगैरह में वो रह रहा होता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, कंजस्टेड सोसाइटीज़ होती हैं। तो कई बार बचपन में ही उसका एक्सपोजर ऐसी दशाओं से सेक्सुअली हो गया होता है, जहाँ पर कि वो उसका नहीं बचपन में होना चाहिए था एक्सपोज़र, लेकिन वो उन चीज़ों को देख लेता है और उन चीज़ों को वो अपने साथ भी महसूस कर बैठता है, जो उसके लिए बचपन में नहीं होनी चाहिए थी। इससे बच्चा जो होता है बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, और उसके बाद उस बच्चे का अपने घर से चूँकि पिटाई, हिंसा और शराब और गाली गलौज जब वो देख रहा होता है, तो उसका परिवार से तो बिल्कुल मोहभंग हो जाता है और अपने घर के बाहर रहने में ज़्यादा वो रहने लगता है। वैसे तो दोस्तों, एक समय पर आने के बाद हर व्यक्ति को अपना परिवार जो होता है वो छोड़ देता है या वो नौकरी की वजह से बाहर जाता है, लेकिन ऐसा बच्चा परिवार से गुस्से से भर जाता है और वो सड़क पर अपना समय ज़्यादा बिताने लगता है। जब वो सड़कों पर ऐसा बच्चा निकलता है तो उसके लिए जो पहले से बुरी संगत के लोग होते हैं वही मिलते हैं, और वो अपने बातों को जब शेयर करता है तो बुरे संगत के लोग उसके लिए बुरी आदतें ही सिखाते हैं, जैसे कि नशा।
और पैसा कमाने के लिए नशे के साथ ही उसके लिए जब आदत पड़ती है तो उसके लिए नशे में एक सुकून सा महसूस होता है, उसको एक मेंटल जो पीस मिलती है उसकी तलाश में बार बार वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके लिए उसे पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो कई बार वो घर में चोरी करता है, पकड़ा जाता है, पिटता है। फिर वो लड़कों के साथ बात करता है तो वो छोटे मोटे क्राइम जैसे कि किसी की पॉकेट मारी या कोई सामान उठा करके दुकान से भागना, इस तरीके के छोटे छोटे क्राइम शुरू करता है। और उसके बाद वो अपने ग्रुप के जो गंदे लड़के होते हैं, बुरे लड़के होते हैं, उनके साथ में मिल करके वो छोटे छोटे क्राइम को आगे बढ़ाता चला जाता है। इसी में कई बार वो हत्थे भी पब्लिक के चढ़ जाता है, उसकी मार पिटाई भी होती है और उसको हवाला जेल वगैरह भी छोटी मोटी होती है जो कि उसके एक छोटे क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह में जुड़ जाती है। और थानेदार वगैरह भी उसकी जब कई बार थाने में पिटाई कर देते हैं। और इस तरीके से जब वो तैयार होकर के जेल की संगत में जब जाता है और अन्य कैदियों से वो मिलता है और अन्य किशोर कैदियों से वो मिलता है तो वो और एक बड़ा अपराधी होकर के वहाँ से बाहर निकलता है। दोस्तों, सुधार गृह में सुधार की संभावनाएं कम हमारे देश में होती हैं, ये आपको ही पता है, लेकिन अगर काश ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई बार सुधर भी जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बच्चा फिर अब और बिगड़ जाता है। जब वो बाहर निकलता है तब वो और बड़ा अपराधी बन करके छूट निकलता है। ऐसे बच्चे के लिए स्कूल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और यह भी कई बार देखा गया है कि जो पहला क्राइम ऐसे बच्चे करते हैं वो 14 साल की उम्र के आसपास कर देते हैं, छोटा मोटा क्राइम जैसे कहते हैं। बाद में जाकर के वो चक्कू कट्टा भी उनके पास 18 साल की उम्र तक चलाना उनके लिए आ जाता है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए बड़े बदमाश मिलते हैं। जो बड़े बदमाश होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं क्राइम के लिए, तो उसके लिए एक हश मनी मिलती है, एक पैसा मिलता है। और उसके बाद उनके लिए कई बार जो करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं कि छोटा मोटा क्राइम करके आओ और उसका हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। और उसके बाद जब उनका कद थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो वो छुटभैया नेता जो होता है वो छोटे मोटे क्राइम के लिए, जैसे कि अपने विरोधियों को पिटवाना है या अपने विरोधियों का उसके लिए कोई ज़मीन पे कब्जा कराना, दुकान पे खाली कराना, इस तरीके के काम जो छोटे मोटे होते हैं वो काम छोटे छोटे वो करने शुरू कर देता है। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है, वसूली, रंगदारी और अपनी गुंडागर्दी और अपनी धमक, और उसके बाद उसके लिए जो हश मनी मिलती है और जो थोड़ा सा उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है पुलिस का या नेता का, तो उसके लिए लगने लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। और चूँकि उसके लिए अपनी ज़िंदगी से मोह तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, एजुकेशन उसके पास है नहीं, उसके लिए अपना बनाने का कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसको लगता है अब इसी की दुनिया में अपना मैं थोड़ा नाम आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, कई बार इसी प्रयास में वो आगे बढ़ जाता रह जाता है और अपनी सोचता है कि मैं नेतागिरी वगैरह में क्यों ना जाऊं। वो कई बार नेता भी बन जाता है और उसके बाद अपनी पुलिस पर धौंस जमाता है और अपने इलाके में अपने प्रभुत्व बनाने के लिए कई बार वो रॉबिन हुड वाली हरकतें भी करता है। जैसे कि वो किसी किसी गरीब पर दया दृष्टि भी दिखा देगा और कभी किसी गरीब की शादी करा दी, कभी किसी की शादी में गया 2 लाख रुपये दे दिए, और कभी उसने कोई छोटा मोटा स्कूल खोल दिया, चैरिटी कर दिया, दान कर दिया। तो उससे उसकी इमेज भी ऐसी बनती चली जाती है जहाँ पर वो अपने थोड़े बहुत पाप भी धो लेता है, लेकिन वो हकीकत में तो वैसा ही होता है और वो उसी क्राइम को करने लगता है। दोस्तों, अब तक आते आते उसका छोटे मोटे क्राइम से दिमाग हट गया होता है, जैसे पॉकेट मारी और ये और वो, और अब वो बड़े क्राइम की तरफ पहुंच गया होता है और वो छोटे मोटे क्राइम दूसरे लोगों को सबॉर्डिनेट कर देता है। कहता है कि अपने गैंग के दूसरे गुरके हैं वो छोटे मोटे काम करें, जैसे कि शार्प शूटर और ये और वो अपने रंगदारी और केवल धौंस का खाता है। और कई बार जो बहुत बड़े क्राइम होते हैं वही उसमें इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज अब वो शेडो में रहना शुरू कर देता है और छोटे नीचे की अपनी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के क्रिमिनल्स तैयार करता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद की ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी आते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर आकर के उसे परेशान करता है या कोई ईमानदार नेता जब कोई ऊपर पहुंचता है तब वो कहता है कि अब उसको वो रहने नहीं देगा, तब उसका खात्मे का उसके दिन आते शुरू होते हैं। और दोस्तों, कई बार उसको जो राइवल गैंग के लोग होते हैं, जब कोई गैंग दूसरा गैंग उसकी जगह लेने की कोशिश करता है तब तो उस बदमाश का अंत आता है। दोस्तों, इस तरीके से उसका जैसे कहा जाता है कि हर क्रिमिनल या हर माफिया गोली से अपने करियर की शुरुआत करता है और गोली से ही उसका अंत होता है। तो कई बार इन्हीं तीनों में से कोई, या तो पुलिस या कानून, मतलब पुलिस कानून एक ही है, या फिर उसके लिए कोई नेता जो मदद के साथ, या फिर कोई आपका दूसरे गैंग का आदमी उसके लिए ख़त्म कर देता है या उसकी सज़ा होती है और उसके बाद उसका ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म होता है। दोस्तों, ये तो था माफिया की एक कहानी की कैसे एक हम छोटे से बच्चे को, जो कि एक अच्छा, एक हमारा समाज का होनहार व्यक्ति हो सकता था और किस तरीके से वो एक समाज में अच्छा योगदान दे सकता था, हम उसको ख़त्म करते हैं और एक माफिया जो हमारा तैयार होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में कि समाज अपना क्या योगदान करे कि ऐसे लोग ना पैदा हों। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है वो है हम गरीबी को अधिक से अधिक मिटाएं। हालांकि इसकी तरफ प्रयास काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और गरीबी हमारी धीरे धीरे मिट भी रही है। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है अशिक्षा। तीसरा आता है हमारा जो एक थोड़े से लचर कानून है कि अगर उस क्रिमिनल को शुरू में ही लेकर के किशोर वाला अवस्था में अगर उसके लिए अगर अच्छे से ट्रीट कर लिया जाए तो भी हो जाए, तो उसके बाद वो एक अच्छा नागरिक बन करके निकले। फिर आता है हमारा कुछ ऐसे पुलिस वाले ऑफिसर जो उसका इस्तेमाल करते हैं, या हमारे कुछ ऐसे नेता लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी उसका जो इसकी ये जो गलत चीज़ है वो और आगे बढ़ती है। और सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो है उसका बदतमीज बाप, जो उसको बचपन में मिल जाता है और वही उसके लिए हिंसा का और क्राइम का पहला पार्ट पढ़ाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है तो क्राइम्स की,
तो क्रिमिनल्स में ज़रूर कुछ एक ऐसी खास बातें होती हैं जो हम और आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली खास बात होती है क्रिमिनल की कि उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वो मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है क्रिमिनल। और दूसरा होता है कि उसके पास एक लड़ने का जुनून होता है, अपने लक्ष्य को जो भी उसके लिए लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, अगर वो फाइटिंग जैसे स्पिरिट कहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट वो उसके अंदर होती है। और दोस्तों अगर हम साइकोलॉजिकल अध्ययन करें सारी विधाओं का, मनुष्य जो जो काम करता है, तो उसमें हमें दो क्षेत्रों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ और जुनून की क्षमता, लड़ने की जुनून की क्षमता, अपने लक्ष्य के पीछे भागने की। सबसे पहले तो आती है हमारा स्पोर्ट्स, और दूसरा आता है हमारा सैनिक और ये पुलिस। तो जो वर्ल्ड में अगर हम इस एनर्जीज़ को अगर हम डाइवर्ट करें, जो बचपन में इस तरीके के लोग हैं, और उनको एक अच्छे पाथ की ओर ले जाएं, तो हम अच्छे खिलाड़ी की तरफ इस एनर्जी को ले जा सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने समाज में एक बेहतर स्पोर्ट्समैन भी पैदा कर सकते हैं, उसी क्रिमिनल को तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण एक बड़ा अच्छा हुआ है कि एक समय ऐसा था जब न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ करता था। हालत ये आ गई थी कि लोग केवल नाइकी के जूते के लिए किसी की हत्या कर दिया करते थे, और बाद में केवल जूते उतार करके चले जाते थे अगर जेब में कुछ नहीं मिलता था तो दोस्तों उस समय नाइकी इस तरह की जो हालत थी न्यूयॉर्क सिटी की, तो वहाँ पर कमेटी वगैरह ने डिसीजन लिया कि उन लड़कों को जो उठाया गया, जो क्रिमिनल्स लड़के थे, बेसिकली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से ही थे, वो भी सिमिलर सिचुएशन के जैसा मैंने आपको भी यहाँ पर बताया, उनको ले जा कर के उनको बॉक्सिंग और बास्केटबॉल टीम में डाला गया, उनको सिखाया गया, उनकी आइडेंटिटी को नहीं बताया गया, और क्लब्स में उनके लिए इनकलकेट किया गया। और जब उन लड़कों ने गेम खेले और उन गेमों में उन्होंने देखा कि पब्लिक उनके लिए तालियां बजा रही है, तो उन्हें काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है और जो एनर्जी है उसका चैनलाइज अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्होंने उसके बाद क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया और वो अच्छी ज़िंदगी जीने में सफल हो गए। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी चंबल में एक समय बहुत डाकुओं का गैंग चला करता था, लेकिन जयप्रकाश नारायण का जब मूवमेंट चला 60-70s में, और आचार्य विनोबा भावे का, तो कई क्रिमिनल्स ने अपने हथियार छोड़ दिए और वो एक सादे ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ सरकार भी कई बार चलाती है कि नक्सलाइट्स और जो हमारे आतंकवादी होते हैं इनके लिए स्कीम्स निकाली जाती हैं कि आप आइए और हमारे सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और मुख्य धारा में ला सकते हैं। वैसे मुझे दोस्तों उम्मीद है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, गरीबी मिट रही है इस देश में, ये क्राइम के सिस्टम भी ख़त्म होगा, और सरकारें जिस तरह सख्ती से व्यवहार कर रही हैं तो उस तरीके से भी हौसले पस्त होंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अभी बहुत अच्छा लगा आपने सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।